नमस्कार। प्रधानमंत्री ने हाल में गंगईकोंडा चोलपुरम में एक दिलचस्प बात कही कि चोल साम्राज्य की जो विरासत है वो सदियों पुरानी होकर भी आज के विकसित भारत के लिए एक प्राचीन रोड मैप हो सकती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब चोलों का योगदान क्या था, कला, शासन, रणनीति, और क्या ये आज भी प्रासंगिक है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल सोचने लायक है, क्योंकि चोल इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का इतिहास नहीं है। उसमें समाज, संस्कृति, गवर्नेंस बहुत कुछ है। तो देखते हैं इस कथित रोड मैप में क्या मिलता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनकी आर्किटेक्चर से, जिसका जिक्र भाषण में था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हाँ। राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया था। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है, पूरा ग्रेनाइट से, और वो 66 मीटर ऊंचा विमान। हाँ, और उसके ऊपर वो 80 टन का कुंभम जो एक ही पत्थर से बना है। यूनेस्को साइट है वो। बिल्कुल। और देखिए, ये मंदिर सिर्फ आप कह सकती हैं पूजा की जगह नहीं थी। ये उस जमाने के कम्युनिटी सेंटर जैसे थे। हाँ। शिक्षा, कला, एडमिनिस्ट्रेशन सब वहीं से चलता था। वहां जो शिलालेख मिले हैं वो बताते हैं ये सब। हाँ हाँ। और फिर राजेंद्र चोल प्रथम का गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, वो भी उतना ही भव्य है। अपनी गंगा विजय के बाद बनवाया था उन्होंने। अच्छा, हाँ। और कला के लिहाज से उसे और भी रिफाइंड माना जाता है ना? जी बिल्कुल, मूर्ति कला उसमें और विकसित दिखती है। आर्किटेक्चर के साथ साथ आध्यात्मिकता भी बहुत गहरी थी। शैव धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जी। वो 63 नए संत, उनके तेवरम भजन तो आज भी गाए जाते हैं तमिलनाडु में। हाँ, अपर, संबंधर, सुंदरार और तिरुमुलर का वो दर्शन अनबे शिवम, यानी प्रेम ही शिव है। अनबे शिवम, कितना गहरा विचार है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं भारत के वसुधैव कुटुंबकम वाले विचार से भी जुड़ता है। पूरी दुनिया एक परिवार। इन परंपराओं को मठों ने, जिन्हें आधीनम कहते हैं, और मंदिर के गायकों ओदुवार ने सदियों तक संभाले रखा है। अब थोड़ा शासन और उनकी नेवल पावर की तरफ आते हैं। जी। राजेंद्र चोल प्रथम के टाइम पे तो चोल नेवी इतनी मजबूत थी कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उनके अभियान श्रीलंका, मालदीव, यहाँ तक कि इंडोनेशिया के श्रीविजय तक पहुंचे। कमाल है। पर ये सिर्फ मिलिट्री एक्सपीडिशन नहीं थे। इनका एक बड़ा मकसद था समुद्री व्यापार के रास्ते सुरक्षित करना, पायरेसी रोकना। इसे हम प्राचीन भारत की एक तरह की स्ट्रेटेजिक सोच या सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, जिसकी थोड़ी झलक आज की एक्ट ईस्ट या सागर पॉलिसी में दिखती है। और शासन में वो कुदवोलई सिस्टम, उथिरामेरूर शिलालेखों में जिसका जिक्र है। हाँ हाँ, वो तो अद्भुत है। मतलब गांव की समितियां चुनने के लिए एक तरह का बैलेट सिस्टम, वो भी 1000 साल से ज्यादा पहले। बिल्कुल। और उसमें बाकायदा नियम थे, कौन चुनाव लड़ सकता है, उम्र, क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी, कौन नहीं लड़ सकता, ट्रांसपेरेंसी थी। सही में आज के लोकतंत्र से सदियों पहले का एक स्वदेशी मॉडल। यकीनन लोकल सेल्फ गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण। बेशक उसकी अपनी सीमाएं रही होंगी, पर अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे था। और इसी तरह वो गंगा से जल लाना राजेंद्र चोल का, और चोल गंगम झील बनवाना, हाँ, वो भी एक बड़ी बात थी। वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। वो दिखाता है कि पानी का मैनेजमेंट कितना जरूरी समझते थे वो। खेती के लिए उनकी दूरदर्शिता दिखती है। तो ये सब इतिहास की बातें आज कैसे जुड़ती हैं? भाषण में जिक्र था कलाकृतियों की वापसी का। जी, कहा गया कि 2014 से अब तक 600 से ज्यादा ऐसी चीजें वापस आई हैं। उनमें कई चोल काल की भी हैं, नटराज की मूर्ति जैसे। अच्छा। तो इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने और सहेजने के प्रयास की तरह देखा जा रहा है। और जो काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम हुए हैं, वो भी शायद इसी सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश है। और नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना, वो भी इसी कड़ी में है। हाँ, उसे भी इसी तरह पेश किया गया है। तमिल शैव परंपरा से जुड़ा है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था 1947 में, और अब न्यायपूर्ण शासन के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया। ये जरूर आधुनिक लोकतंत्र में पारंपरिक प्रतीकों की भूमिका पर एक बहस को जन्म देता है। बिल्कुल। फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखना, इसे भी विज्ञान और विरासत के संगम की तरह बताया गया। हाँ, शिव यानी संकल्प और शक्ति मतलब क्षमता, और खासकर महिला वैज्ञानिकों की क्षमता से जोड़ा गया इसको। विकास भी विरासत भी वाला विचार। कुछ ऐसा ही। और भविष्य में राजराजा चोल और राजेंद्र चोल की भव्य प्रतिमाएं बनाने की बात भी हुई। जी, उसे ऐतिहासिक चेतना जगाने और युवाओं को प्रेरणा देने के कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर संदेश ये दिया जा रहा है कि चोल विरासत, उनकी कला, उनका शासन, उनकी रणनीति,
वो आज भी प्रेरणा दे सकती है? हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन यही है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी विरासत से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ श्रोताओं के मन में आ सकता है, और शायद आना भी चाहिए, कि अतीत की उपलब्धियों से प्रेरणा लेना ठीक है, जरूरी भी है, पर क्या कोई प्राचीन साम्राज्य का मॉडल अपनी सभी जटिलताओं के साथ आज की चुनौतियों के लिए सीधा सीधा एक रोड मैप बन सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इतिहास हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है, सबक देता है। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपने संदर्भ होते हैं। तो सीधा कॉपी पेस्ट शायद संभव ना हो, न ही शायद उचित हो। पर हाँ, सिद्धांतों से सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।